नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसे आप मोदी जी की ताकत कहिए या फिर तिगड़म कहिए, लेकिन फैक्ट ये है कि दिल्ली दरबार ने 4 दिन के अंदर 4 दिनों में महाराष्ट्र की सबसे मजबूत पार्टी को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और सच ये भी है कि महाराष्ट्र के 2 बड़े मजबूत नेता, 2 किंग, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनको भी कहीं ना कहीं सड़क का रास्ता दिखाया। लेकिन अब जो एनसीपी में, भतीजे में और चाचा में जो फाइट चल रही है, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। कोर्ट कचहरी क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कितने विधायक टूटेंगे और क्या टूट भी पाएंगे, इस पर अभी नहीं जा रहा। मैं आ रहा हूँ सबसे बड़ी खबर पर, या यूँ कहूँ इस पूरे ऑपरेशन में मोदी और शाह की सबसे बड़ी गलती पर। अब दोस्तों, मोदी जी और शाह साहब की यूं तो गलतियां 2 हैं, और इन गलतियों के पीछे मोदी जी की अदावत कह लीजिए, मोदी जी की आप कह सकते हैं वेंजेंस कह लीजिए, या मोदी जी की आप कह सकते हैं बदले की भावना कह लीजिए, जहां मोदी जी फॉरगेट नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते। और शायद यही सबसे बड़ी कारण है जहां वो पहली गलती कर गए। और पहली गलती ये है कि अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो महाराष्ट्र में बुनियादी तौर पर 4 पार्टियां हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एनसीपी है और शिवसेना, और नीचे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी है और कांग्रेस है। अब नीचे की जो पार्टियां हैं ये नेशनल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय दल है। और अगर आप ऊपर की 2 पार्टियां देखेंगे तो मूलतः ये मराठी पार्टी है, शिवसेना और एनसीपी। मराठी सेंटीमेंट्स, मराठी मानुष, मराठी फीलिंग्स, मराठी अस्मिता, वो मराठी अस्मिता जिसके लिए मराठा मशहूर है इतिहास से लेकर अब तक। तो ये जो गलती हुई वो ये हुई, अगर मोदी जी कांग्रेस को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, अशोक चौहान को तोड़ते, बाकियों को तोड़ते, कांग्रेस पर ईडी का ऑपरेशन होता, कांग्रेस के पास भी 40-44 विधायक हैं, तो इतना असर नहीं होता। मोदी जी गलती ये कर गए कि ये जो गुजरात लॉबी है ये मराठों से बढ़ गई, और इन्होंने पहली स्ट्राइक करी शिवसेना पर, बाला साहब ठाकरे पर, और दूसरी स्ट्राइक कर दी मराठा किंग पर, शरद पवार का। तो ये जो दोनों पार्टियों को जिस तरह से तोड़ा है, कहीं ना कहीं मराठी सेंटिमेंट्स को ये गुजरात लॉबी हिट कर गई। और यही एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं आने वाले समय में नैरेटिव होगा महाराष्ट्र का, जिसके लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मुहिम शुरू कर दी है। तो ये पहली गलती है, और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब टाइगर साथ में होंगे, जब सुधीर सूर्यवंशी साथ में होंगे, जब अनुराग चतुर्वेदी साथ में होंगे, 3 बड़े एक्सपर्ट होंगे। मैं इसको और ज़्यादा डिकोड करूंगा इस गलती को। दोस्तों, सत्ता में, सरकार में जब समूचा सिस्टम हाथ में आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें बौनी लगने लगती हैं, छोटी लगने लगती हैं, और कभी कभी आदमी सामने वाले को अंडरमाइन करने लगता है, अंडर एस्टिमेट करने लगता है, कम करके आंकता है। 10 फीट की चीज़ 3 फीट की दिखती है, और हो सकता है कभी कभी बहुत ऊपर से नीचे की चीज़ें दिखती भी नहीं। और लोग कहते हैं कि अहंकार में अक्सर दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। बहरहाल, दूसरी गलती, मिस्टेक नंबर 2 ये था कि मोदी जी ने पहले एक मयान में एक तलवार डाली, और वो मयान में जो तलवार डाली वो देवेंद्र फडणवीस की थी। फिर उन्होंने इस बार 2 तलवारें डाल दी, फडणवीस को भी डाल लिया उस मयान में, और एकनाथ शिंदे को भी उसी मयान में डाल दिया। एनसीपी तोड़ने के बाद मोदी जी ने एक मयान में 3 तलवारें डाल दी, और ये तीनों तलवारें 2 धारी हैं। और हकीकत यह है कि आज की तारीख में शिंदे आग बबूला हैं, एकनाथ शिंदे आग बबूला हैं, और उनकी पार्टी में, उनके गुट में, उनके ग्रुप में खलबली है, और उतनी ही खलबली अजीत पवार के गुट में है। और कहा यह जा रहा है बंद कमरों में कि शिंदे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर शिंदे को कुर्सी से हटाया मुख्यमंत्री की तो बवाल और ज़्यादा बढ़ेगा। और उधर अजीत पवार का गुट कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया आप
अजीत पवार को, तो हम बाहर जा रहे हैं सरकार से। तो एक तरफ अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ शिंदे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ऐसे में दिल्ली दरबार की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, शिंदे आउट, पवार इन। अब आप खुद सोचिए, इस गलती का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, ऑपरेशन एनसीपी और उससे पहले ऑपरेशन शिवसेना, ये दो ऑपरेशन करके मोदी जी और शाह साहब की पिक्चर तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन शरद पवार की पिक्चर यहीं से शुरू हुई है। यानी जहां पर मोदी की फिल्म ख़त्म होती है, वहीं से फिल्म शुरू होती है शरद पवार की। द ग्रैंड मराठा ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शरद पवार, वन एंड ओनली। और उसके साथ खड़े हैं उद्धव ठाकरे, जिनके डीएनए में है बाला साहब ठाकरे, द ओरिजिनल किंग ऑफ मुंबई। अब ये जो दोनों लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है कि ये दोनों लोग महाराष्ट्र की सड़कों पर, गलियों में, कूचों पर निकल रहे हैं और एक बड़ा सवाल लेकर निकल रहे हैं, मराठी सेंटिमेंट्स। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करने जा रहे हैं और सामने होंगे मोदी और शाह। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम चलेंगे सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि भले ही मोदी जी के पास आज संख्या बल है और ज़बरदस्त संख्या बल है, लेकिन अगर चुनाव हुआ तो क्या होगा। टाइगर, आपको क्या लगता है कि ये जो गेम है, ये जो पिक्चर अब शुरू हुई, अभी तक तो ट्रेलर देख रहे थे, ये जो पिक्चर शुरू हुई है पवार बनाम पवार, क्या भतीजा भारी पड़ेगा या चाचा भारी पड़ जाएगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चाचा का नाम बैनर पे, चाचा की फोटो, चाचा के नाम पर वोट। अगर सब कुछ चाचा के ही नाम पर है तो अजीत पवार ने फिर कमाया क्या और देंगे क्या भाजपा को? अजीत पवार ने गद्दारी का टैग कमाया। अजीत पवार ने भ्रष्टाचारियों का सेनापति होने का टैग कमाया। देखिए, शरद पवार जी भी यही कह रहे थे, जब वो मुझे भगवान मानते हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं है। और ये कहते हैं कि आपकी उम्र हो गई है, सरकारी कर्मचारी भी 58 पे रिटायर्ड हो जाते हैं, बीजेपी में भी 70-72 पे लोग रिटायर्ड करते हैं। अब तो आप घर बैठिए 84 हो गए। शरद पवार का अपमान मराठे माफ करेंगे, ये सवाल है। आंकड़ा हो सकता है, एकनाथ शिंदे के पास भी आंकड़ा था, संसद भी बहुत ज्यादा थे, विधायक भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज एकनाथ शिंदे की स्थिति क्या है? सबसे दयनीय स्थिति महाराष्ट्र में किसी की होगी और हास्यास्पद स्थिति किसी की होगी तो एकनाथ शिंदे की है। उसके एमएलए कहते हैं ये क्या हुआ भाई? अरे इसके पहले तो फिर सरकार क्यों गिराई हमने? हिंदुत्व के नाम से गिराई, तो फिर एनसीपी कौन सा हिंदू है अभी? और अजीत पवार के वजह से हमने सरकार से अलग हो गए, तो फिर अजीत पवार फिर हमारे पास आ गए। सवाल है जनमानस किसके साथ है? जी, आंकड़ा शिंदे के साथ है, लेकिन जनमानस यदि उद्धव के साथ है तो फिर उद्धव भारी पड़ रहा है लगातार। आप सिर्फ मुख्यमंत्री टेक्निकली हो, लेकिन आज आपकी कुछ औकात नहीं रह गई है। आज मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग आदमी अजीत पवार होंगे जी, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस्ड है, गुस्सेले हैं जी, और इनके पास खोने। अब ये किसी ने कहा कि भाई एक भाकरी थी, एक रोटी थी थाली में, अब उसे कितने टुकड़े होंगे? जी, क्या आने वाले समय में इकट्ठा चुनाव लड़े ये भाजपा सब? क्या एक 40 सीटों पे विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार? यकीनन नहीं। अजीत पवार ने आज बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए मैंने पार्टी अलग विद्रोह किया है और मैं मुख्यमंत्री बन के दिखाऊंगा आपको। इसका मतलब 280 पे वो लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे भी 280 पे लड़ेंगे, शिवसेना है वो, और बीजेपी भी 280 से लड़ेगी। तो फिर ये एक साथ कैसे लड़ेंगे? एक म्यान में 3 तलवारें कैसी हो सकती है? जी, टाइगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी सवाल पूछेंगे। अनुराग जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सूर्यवंशी रिपोर्ट कर रहे हैं हमको सीधे ग्राउंड जीरो से। सूर्यवंशी जी, जो आज आपने देखा और सुना, आंखों से देखा, कानों से सुना, और जो अब आप समझ रहे हैं, क्या ये जो लड़ाई है पवार बनाम पवार की, क्या इस लड़ाई में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हो रही, कहीं ना कहीं जो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है चाणक्य का, कि साहब 2 बड़ी पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां, और दोनों का ही पोस्टमार्टम कर दिया, दोनों पे ही कैंची चला दी, दोनों के ही पर कतर दिए? ये अमित शाह के लोग कह रहे हैं दिल्ली में। मुंबई से क्या खबर है?
क्या वाकई पर कतर दिए हैं अपोजिशन के, या अपोजिशन कहीं ज्यादा मजबूत हो रहा है? उस स्पीच में बहुत ही बड़ी बात कही उन्होंने। अजीत पवार के ऊपर कोई पर्सनल और डायरेक्ट अटैक किया नहीं। उन्होंने जो भी कुछ किया वो बीजेपी के ऊपर, बीजेपी जो लीडरशिप है उनके ऊपर अटैक किया। अमित शाह हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उनको जिम्मेदार माना गया। जो उनके पार्टी और घर में जो एक दरार गिराई गई, उनके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेवार माना गया। और उन्होंने कहा जो लोग घर तोड़ सकते हैं, जो लोग देश और समाज में फुट डिवाइड कर सकते हैं, वो लोग कंट्री को एक साथ नहीं रख सकते। इसलिए ऐसी ताकतों का अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है, जैसे आपने पूछा, इसके वजह से शरद पवार जो 82 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनको जिस तरह से घर से बाहर निकाला जाएगा, अभी देखो पार्टी की कमान मेरे ख्याल से जिस तरह से अजीत पवार ने 40 विधायकों के सिग्नेचर का लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, उसके वजह से जैसे शिंदे ने शिवसेना तोड़ी थी, वही स्टाइल से मेरे ख्याल से अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने जा रहे हैं। और जो शरद पवार बुजुर्ग आदमी घर का, पार्टी का, तो उसको रास्ते पे लेके आने वाले हैं, सब सड़क पर लाएंगे। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। अपनी संस्कृति हम देखेंगे, अपने संस्कृति में अपना बाप, अपना कोई भी आदमी घर का बूढ़ा हो जाए तो उसको रास्ते पे नहीं निकालते, उसको रास्ते पे कोई लेके आता नहीं, उसको हेल्प करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स की जा रही है, उसको शरद पवार बुजुर्ग होने के नाते भी उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत स्टेप्स है। मैंने 2019 का इलेक्शन बहुत क्लोजली देखा है, हर प्रांत में घुमा हूं महाराष्ट्र में। तो जब जब शरद पवार के ऊपर अटैक होता है, जब जब शरद पवार को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, उसी टाइम शरद पवार बाउंस बैक होते हैं एक स्प्रिंग की तरह। क्योंकि यहाँ का जो समुदाय है, मराठा हो, कुणबी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का जो मसीहा है, उनकी कम्युनिटी का जो मसीहा है वो शरद पवार है। ये जब मसीहा चला जाएगा तो अपनी कम्युनिटी का क्या हाल होगा। तो मुझे लगता है 2019 में भी इसी तरह की बीजेपी की राजनीति की गई थी ईडी के द्वारा, लेकिन जो कम्युनिटी शरद पवार से डिस्टेंस रखती थी वो सब कम्युनिटी ज्वाइन हो गई, उनके पीछे खड़ी हो गई। और जो सीट सर्वे में बताया, सुप्रिया सुले ने उसके स्पीच में बताया था, जो 10 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिखा रही थी 2019 में, उसको 54 सीट आ गई। मुझे ऐसा लगता है जितना शरद पवार के ऊपर अटैक करेंगे उतना ज्यादा फायदा शरद पवार को होगा, जी बिल्कुल नहीं होगा। जी अनुराग जी, आप तो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत समय से देख रहे हैं। आज की जो डेवलपमेंट्स आपने देखे, या मैं कहूं पिछले 2-3 दिन के डेवलपमेंट्स देखे, हमको ये बताया गया कि शपथ लेने से पहले एक चिट्ठी अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन को दे दी थी। शपथ लेने से पहले वो पार्टी अपने हाथ में ले रहे थे। यानी कुल मिलाकर एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी लगती है कि पहले से प्लानिंग थी, इलेक्शन कमीशन को सेट कर लो, सिंबल ले लो, हलफनामे लिखवा लो, एफिडेविट लिखवा लो, सिग्नेचर करा लो, जैसे दीवार पिक्चर में रजिस्ट्री कराई जाती है, इस तरह का कुछ मामला था। फिल्मों में जैसे रजिस्ट्री रख लेता है विलेन। ये जो सारी चीजें अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, महाराष्ट्र में डिस्कस होंगी। आपको क्या लगता है कि जो छवि है अजीत दादा की, अजीत पवार की, वो एकनाथ शिंदे से भी बदतर होने वाली है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अजीत दादा और एकनाथ शिंदे में कई साम्यताएं हैं। आज जो अजीत दादा का जो भाषण था, या जो उनके तर्क जो थे, और एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी छोड़ी थी वो जो तर्क थे, उनमें बहुत साम्य था। वो कह रहे थे विकास रुक गया था, हमारी जो हम पैसा देना चाहते थे वो कोई देना नहीं चाहता था। तो ऐसी स्थिति में, और विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है, सबको विकास के लिए सत्ता से जुड़ जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा का सारा आर्ग्यूमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वो अजीत दादा को भी दिया, एकनाथ शिंदे को भी दिया। और एकनाथ शिंदे की जो स्थिति हुई है वो मुझे लगता है कि भारत में ऐसे किसी भी राजनेता की स्थिति न तो मांझी की होगी, न कुशवाहा की हुई होगी बिहार में। लेकिन एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उनको यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, वो महाराष्ट्र के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में पहली बार हो रहा है। और अजीत दादा अगर इस सबसे सबक नहीं सीखते हैं तो उनको बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजीत दादा बहुत असुरक्षित है। वो अपने विधायकों को ताज होटल में उन्होंने छुपाया है,
क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि वो उनके साथ रहेंगे। टाइगर, एक सवाल यहां पर आता है, कुछ विधायक जो जिनको तोड़ना चाहते थे, लाना चाहते थे अजीत पवार अपने खेमे में, वो नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि अब उनके पास मंत्री पद देने का ऑफर नहीं है। मंत्री का कोटा खत्म हो गया, 9 लोग पहले ही शपथ ले आए। ऐसा कहा जा रहा है, शरद पवार का एक करीबी व्यक्ति है, बल्कि शरद पवार का खेमा कह रहा है कि खोखा चलेगा इसमें, बल्कि कई खोखे चलेंगे, पैसा दिया जाएगा, डील होगी, तब जाके जो विधायक हो आएंगे, क्योंकि उन विधायकों को ना मंत्री बनना है, ना राज्य मंत्री बनना, उनको तो कुछ मिलना नहीं। तो क्या ये बात सही है जो शरद पवार की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि अब खोखा चलेगा और मोटा खोखा चलेगा, ज्यादा खोखा होगा, शिंदे से भी ज्यादा? बिल्कुल खोखा चलेगा, क्योंकि पैसे की कमी ना अजीत पवार के पास है, ना पैसे की कमी दिल्ली दरबार के पास है। दिल्ली दरबार के पास है। लेकिन क्या ये खोखे लेंगे जो नहीं गए वो? क्योंकि उनको अपना राजनीतिक भविष्य भी देखना है, चुनाव भी जीतना है। शिवसेना के जो 40 गए, उनको तो मालूम है कि हम वीआरएस पे गए, इतना कमा के चुके हैं। ये जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ये भी वीआरएस वाले हैं। इनको मालूम है कि यदि हम मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तो हम जेल के सलाखों के पीछे होंगे, और इसकी गारंटी भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने दी थी स्वयं। अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना जिसका हो, यदि वो आपको गारंटी दे कि आपको जेल में डालेगा, तो किसकी मजाल है कि वो ये मानेगा कि वो जेल नहीं जाएगा। तो जब आपकी कुंडली में ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स नामक शनि बैठ जाता है, तो आपको कमल की पूजा करना अनिवार्य है। वहीं से वो शनि उतरता है, तो वो कमल की पूजा से कर गए। कमल की पूजा करना, प्रसाद में गुजराती ढोकला चढ़ाना, ये अनिवार्य है। अब वो सरकार में गए हैं। जो बाकी लोग हैं उनको ईडी की पीड़ा नहीं है। उनको ये देखना है कि शरद पवार के पीछे यदि मास बेस शरद पवार खड़े हो जाते हैं, ये शरद पवार का हुजूम है। और आज भी यदि शरद पवार के वहां देखा आपने, तो यूथ ज्यादा है, मराठी यूथ उनके साथ है। और एक लोगों के दिल में दुख है कि क्या मतलब इतने बूढ़े पिता समाज जिसने उंगली चढ़ा के आपको, आप क्या थे अजीत पवार? कौन है अजीत पवार? शरद पवार माइनस अजीत पवार क्या है? मैनेजर है। मैनेजर भी बनवाया उन्होंने, सिखाया मैनेजर ही। शरद पवार के मैनेजर तो दिलीप वलसे पाटिल थे, वो उनके पीए थे। लेकिन उनको ये बोल देता कि साहब हमको बीजेपी के साथ जाना था, हमको नरेंद्र मोदी पे विश्वास था, तो भी लोग सोचते कि चलो आप, वो बोलते कि मोदी जी देश तोड़ रहे हैं और ये बोलते हैं कि मोदी जी देश जोड़ रहे हैं। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप किसको कहो कि बहुत बूढ़े हो गए अब घर बैठो, ये ऐसी बात हो गई ना कि आपके पिता को आप बोलो कि अब चलो अंदर चलो, बहुत बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, फालतू फैमिली में बात मत करो जी। ये इसके लिए महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा जी। और ये अक्सर ऐसी बयानबाजी के लिए अजीत पवार जाने जाते हैं। और ये जो वक्तव्य है आज उन्होंने दिया, ये सबसे ज्यादा घातक और शरद पवार के लिए एक अमृत साबित होगा। लिख लो मेरे से, आप लिख लो अमृत। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी भतीजा हो, बेटा हो, अगर 80 साल के बाप के साथ अगर इस तरह का बर्ताव करे, तो ये समाज, मुझे लगता है कि स्वीकार नहीं करता। बहुत इमोशनल बात आपने कही। बहरहाल मैं बात करूंगा सुधीर जी से। सुधीर जी, आप तो दिन भर मुंबई में रहे, मंत्रालय में रहे, आज एकनाथ शिंदे क्या कर रहे थे? कुछ उनके बारे में भी खबर दे दीजिए, बंबई से, शिंदे साहब के बारे में। दीपक जी, सुबह मैंने ट्वीट किया था और 2 महीने पहले भी लिखा था, एकनाथ शिंदे इज गोइंग गोइंग गोइंग। बहुत बड़ा हेडलाइन किया था हमारे न्यूज़पेपर ने, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने। तो मेरे ख्याल से वो चीज होने वाली है। और अजीत पवार का भाषण आपको मेटिकुलसली देखेंगे, उन्होंने बात जाहिर कर दी कि वो सीएम बनने वाले हैं। वो क्या डिप्टी सीएम के लिए गए नहीं, क्योंकि पिछले 6 बार वो डिप्टी सीएम बन चुकी है। तो अभी वो बोलते हैं कि मेरा बेटा भी कहता है कि कितने बार पापा आप सीएम बनोगे, थोड़ा सीएम तो बनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अजीत पवार डीसीएम बनने वाले नहीं है। और एकनाथ शिंदे जो आज नागपुर में रहने वाले थे, गडचिरोली में रहने थे, वहां पे राष्ट्रपति जी आने वाली थी, उन्होंने वो दौरा कैंसिल किया और वापस आ गए बॉम्बे में। और मेरे ख्याल से उनकी गुट की कुछ मीटिंग होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता, जो कंट्रोवर्शियल ऐड उन्होंने दी थी कि मैं सबसे पॉपुलर सीएम महाराष्ट्र का हूं और मेरा जो डिप्टी है देवेंद्र फडणवीस वो 2nd नंबर पे, वही ऐड ने उनका, मुझे लगता है दैट ऐड इज कॉस्टिंग हिम।
क्योंकि देवेंद्र Costly है। फडणवीस तो देवेंद्र फडणवीस ऐसे एक इंसान है, वो मुंह पे कुछ बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ करते। उसी वजह से मेरे ख्याल से वो एड की वजह से जो अजीत पवार का ऑपरेशन कुछ देर बाद होने वाला था, वो ऑपरेशन एक्सपर्टाइट कर दिया गया। और एकनाथ शिंदे को हम सरप्राइज होंगे, 2-4 दिन में रिजाइन दे देंगे, तो उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। अजीत पवार की सीएम से बढ़ के मेरे ख्याल से शपथ हो सकती है। आज ही एकनाथ शिंदे जो गुट के लीडर है, बहुत ही मेरे ख्याल से डिस्टर्ब है जी। तो ही इंपॉर्टेंट जी अनुराग जी, आपसे मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि आपके जो सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ी है, मैं उसका एहतराम करके आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपको जितना एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने उतने साल पत्रकारिता नहीं की जितने साल से आप लेख लिख रहे हैं और राजनीति को समझ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, और सवाल मेरा यह है कि शरद पवार को आपने चढ़ते सूरज की तरह देखा है, और आज ये सूरज एकदम ऊपर है, देश का सबसे सीनियर लीडर है, मोदी जी भी सलाम करते हैं झुककर शरद पवार को, सब लोग करते हैं। और आज अजीत पवार जो विलेन के रूप में थे, उनकी हिम्मत ज्यादा नहीं हुई, हालांकि उन्होंने आलोचना तो करी, लेकिन फिर भी कहा कि मेरे श्रद्धेय, मैं फोटो इनकी लगाऊंगा, मैं इनको पूजूंगा, मेरे लिए देवता है। लेकिन कुल मिलाकर शरद पवार जैसे शख्स को क्या अजीत पवार ने अंडरमाइन किया? क्या प्रफुल्ल पटेल ने अंडरमाइन किया? क्या शरद पवार की पर्सनालिटी को देवेंद्र फडणवीस ने अंडरमाइन किया? अमित शाह ने अंडरमाइन किया? क्या बहुत कम करके आंक दिया इस आदमी को, और इसका नतीजा क्या होने वाला? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि शरद पवार को बहुत अंडरमाइन किया गया, क्योंकि उनकी जो राजनीति चल रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो अहंकार की राजनीति है। जब आप अहंकार में रहते हैं तो आपका विवेक खत्म हो जाता है, आपको अपना जो विरोधी होता है वो बौना दिखाई देता है, आपको लगता है ये ड्वार्फ है, इसमें कोई ताकत नहीं रही। लेकिन शरद पवार ने सड़क पे उतर के, उनको सड़क पे किया गया, जैसे अभी हमारे दोनों मित्रों ने बताया कि उनको सड़क पे करने की कोशिश की गई, लेकिन वो असल में सड़क पे आ गए, और उस सड़क पे आ गए जो राजनीति की सड़क है, जिसपे कि चलकर बदलाव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सोचा नहीं था कि शरद पवार इस तरीके के अपने तेवर दिखाएंगे। आज भी आप देखिए जो उनकी जो सभा थी वो इतनी रिस्पॉन्सिव थी, बार बार उनके लिए तालियां बजाई जा रही थी, बार बार उत्साह दिखाया जा रहा था। जबकि अजीत दादा की जो सभा थी उसमें वो अपना एक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। भली उनकी भाषा शिष्ट थी, लेकिन उनका आचरण अशिष्ट था, और यही कारण है कि अजीत दादा एक विलेन के रूप में बने हैं। और जबकि, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी कहा कि मुझे विलेन बनाया जा रहा है, जबकि शरद पवार एक हीरो की तरह निखर के आए हैं, और वो अपने अनुभव के आधार पर इनको पटक नहीं देंगे, ये मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है आज के बाद। जी दीपक जी। टाइगर, आपको क्या लगता है कि शरद पवार के पीछे जो ये मराठा वोट है 30-35%, जो डिसाइसिव है, शरद पवार को जिस तरह से कॉर्नर किया है, जिस तरह से अपमानित कर दिया, मैं बहुत खराब मुहावरा है, लेकिन वो जो है ना, दूध से जैसे मक्खी को निकालता आदमी फेंकता है, इस तरह से ये गुजरात लॉबी ने इनके साथ किया। ये जो इस तरह का बर्ताव है, उर्दू में कहेंगे जलालत, अपमान, और जिस तरह से कपड़े उतार दिए चौराहे पे, क्या शरद पवार के पीछे मराठा खड़ा होगा, मराठा के पीछे महाराष्ट्र खड़ा होगा, और ये अल्टीमेटली जो बैटल होने वाला है ये गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र दिखाएगा कि शरद पवार क्या है। क्या शरद पवार की औकात, शरद पवार की हैसियत अब शरद पवार नहीं, महाराष्ट्र दिखाएगा गुजरात लॉबी को? कोई शरद पवार का पॉकेट से रुमाल चोर के यदि कहे कि मैंने नंगा किया तो उसकी बदकिस्मती है। शरद पवार एक अपना वजूद रखते हैं, आप उनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शरद पवार का अपमान करने के लिए आपको बहुत बड़ा, उनसे भी बड़ा बनना होगा। जिस शरद पवार को स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं राजनीति आपकी उंगली पकड़ के सीखना चाहता हूं, व्यक्तिगत गुरु मानते हैं, जिस शरद पवार के चरण छूते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर नितिन गडकरी, उस आदमी ने अपने जीवन में कई कलाबाजियां की होगी, कई चालें चली, लेकिन वो लड़ाकू है, और उन्होंने हमेशा अपना एक वोट बैंक इंटैक्ट रखा। 2019 में महाराष्ट्र के यूथ ने इन ब्लॉक उनके पीछे खड़ा होके उन्हें समर्थन दिया। आज वही यूथ उनके साथ है।
वो कह रहे हैं कि ये जो गए 40, इनको चुनाव जितवाने में कितना कष्ट किया इन तमाम लोगों ने। इनसे पूछा आपने जाने के पहले? नहीं गए। विचारधारा विपरीत है, नहीं जा सकते बीजेपी के साथ। जब बोला नहीं जा सकते विपरीत, उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का। हमने नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को यदि समर्थन दिया है तो वो राज्य बॉर्डर पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र में कतई नहीं। टाइगर, महाविकास आघाड़ी एक और मजबूत होगी। यहीं से एक सवाल टाइगर, एक सवाल, बड़ा मौजूद सवाल है, स्लिप ना कर जाए मैं। मेरी आज बात हो रही थी अजीत पवार खेमे से, और वहां से एक नेताजी ने कहा कि साहब हमने तो वो किया है, अगर जो हाल मोदी ने अडवाणी का कर दिया, जो हाल मोदी ने अडवाणी का किया है, वही हाल अजीत पवार ने शरद पवार का कर दिया। शरद पवार अब गोदाम में रख दिए गए, शरद पवार पे बर्फ लगा दी है, जैसे मोदी ने अडवाणी पे बर्फ लगाई थी। ऐसा है क्या? नहीं, ये फर्क है, कुछ बहुत फर्क है। अडवाणी जी को आपने मार्गदर्शन मंडल में डंप कर दिया और अडवाणी जी चुपचाप नीचे मुंडी करके मार्गदर्शन मंडल में चले गए। ये वो बात नहीं है। ये आपने उनको मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए भेज दिया जिसके मार्गदर्शन की नितांत जरूरत है आपको। ये बात अजित पवार भी जानते हैं, ये बात छगन भुजबल भी जानते हैं, ये बात सुनील तटकरे भी जानते हैं, और ये बात प्रफुल्ल पटेल भी जानते हैं दीपक भाई। लेकिन करें क्या? जिसका आदर करते हैं उनका फोटोग्राफ तो रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ जाने में जेल ही जाना होगा। सवाल मुख्यमंत्री पद का नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो मुख्यमंत्री होता है। यदि ये कहे कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं, तो फिर जितनी तवज्जो आज मिली है वो किस हैसियत से मिली है, ये अजित पवार बता दे। यदि बेटे की हैसियत से नहीं मिली तो अजित पवार में ऐसे क्या गुण लगे हुए हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने? छगन भुजबल जैसे मास लीडर को, जो एक जमाने में अपने आप को ओबीसी का नेता कहता था, उसको हटा के क्यों शरद पवार ने अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया? मैं यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सुधीर जी, मैं देख रहा हूँ कि आप स्टोरी अपनी जो है फाइल कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव हो जाएं, चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा, कोई भी चुनाव अगले 3 महीने में महाराष्ट्र में हो जाए, मान लीजिए, तो ये जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये जब दोनों एक रथ पर चलेंगे और पीछे राहुल गांधी होंगे, सिनेरियो क्या होगा? क्या सिंपैथी मिलेगी पब्लिक की? देखिए दीपक जी, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में और हिंदुत्व का चीज कहा था, बाद में अभी एकनाथ शिंदे का क्या हाल होने वाला है सबको पता है। अभी अजित पवार ने बगावत की अपने चाचा के अगेंस्ट में, अभी उनको तो सीएम पद मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन साल बाद क्या होगा पूरी दुनिया को पता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी कैसी, जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, जो क्षेत्र का विकास करना चाहती है, क्षेत्र का इंटरेस्ट मेंटेन करना चाहती है, ऐसी पार्टियों को कैसे तोड़ा जाता है, ऐसी पार्टी कैसे तोड़ा जाता है। तो इसीलिए मैंने शरद पवार के कुछ लोगों का भाषण सुना तो उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लीडर्स है, प्रोमिनेंट लीडर, वो महाराष्ट्र द्रोही है, मराठी मानुस के अगेंस्ट में है, उनको मराठी मानुस का भला होना अच्छा दिखता नहीं, इसलिए महाराष्ट्र में 3 बार सरकार गिरा जाती है, सबको ईडी की नोटिस भेजी जाती है, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात और दिल्ली लेके जाते हैं। इसलिए महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव स्टेट था, इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 स्टेट था, सब अर्बनाइजेशन में बढ़ रहा था, वही महाराष्ट्र को दरकिनार करके, महाराष्ट्र को मेरे ख्याल से एक डाउन दिखा के, ये मराठी जब मराठी अस्मिता जब जागती है, जब भी महाराष्ट्र की अस्मिता की बात आती है, मराठी मानुस की बात आती है, तब सब धर्म जात पंथ सब लोग छोड़ देते हैं, मराठी मानुस यूनाइटेड हो जाता है। मेरा सवाल ये है अनुराग जी कि जिस तरह से मोदी जी ने ऑपरेशन किया, तो उनको ये लग रहा था कि अगर हमारे साथ हम एनसीपी को भी तोड़ दें, हम शिवसेना को भी तोड़ दें, दोनों पार्टियों को अगर हम तोड़ देते हैं और अपनी सरकार में मिला लेते हैं तो इससे हमें लाभ होगा। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं
जो एक्सपर्ट्स हैं, सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि मोदी जी ने का ये जो ऑपरेशन है ये बूमरैंग कर रहा है, ये बूमरैंग कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं मोदी जी जहां से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिंदे का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि साहब हमको हटा देंगे, और जो अजीत पवार का गुट कह रहा है कि साहब अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाओ। तो ये जो एक लड़ाई तलवारें खिंच गई हैं, आपको लगता है कि ये आने वाले समय में भारी पड़ जाएंगी मोदी और शाह के लिए, और बहुत मैच्योरिटी अमित शाह ने नहीं दिखाई ये फैसला लेके? मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा का काल है, और ये अग्नि परीक्षा जो है वो सबसे पहले अभी उन लोगों ने तय किया है कि ये देनी पड़ेगी उद्धव ठाकरे को, और दिवाली के बाद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो ऐसा मन देवेंद्र फडणवीस ने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में अभी शरद पवार की परीक्षा नहीं होगी। ये भी एक तरीके से वो गलती कर रहे हैं कि शरद पवार को इतना समय दे रहे हैं कि वो जगह जगह जाकर इन तथाकथित उनका साथ छोड़ने वालों को, गद्दारों को, अगर शिवसेना की भाषा में यूज करूं तो, उनको एक सबक सिखाने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। टाइगर, अब चुनाव की बात आ गई, और चुनाव पर आपका हमेशा से स्टैंड है 2-3 महीने से कि भाई महाराष्ट्र में अगर चुनाव हुआ लोकसभा का कोई भी, तो साहब बीजेपी को इतनी मिलेंगी सीटें। अब तो शिवसेना के साथ साथ एनसीपी भी टूट गई है, तो अब क्या करेंगे? क्या सीटें बढ़ेंगी मोदी जी की, उतनी ही सीटें रहेंगी या घटेंगी? अभी तो अभी संकट दीपक भाई बीजेपी के लिए कि वो कितने सीटें लड़ेगी, 48 लड़ेगी कि 20 लड़ेगी, क्योंकि शिवसेना ओरिजिनल उनके साथ है, एनसीपी ओरिजिनल उनके साथ है, बीजेपी ओरिजिनल वो है, तीनों का वजूद है महाराष्ट्र में, इक्वल सीटें मांगेंगे। तो 48 को 3 से डिवाइड करो आप, तो कितनी सीटें लड़ेंगे और उतने तो क्या कहें, पाएंगे? मोदी जी की ना अरिथमेटिक सही है अब, और केमिस्ट्री भी सही नहीं है, दोनों चीजें बेकार, अरिथमेटिक भी गई, केमिस्ट्री भी गई महाराष्ट्र में। मोदी जी की अरिथमेटिक्स कमजोर है, मोदी जी की केमिस्ट्री कमजोर है, मोदी जी को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता, मोदी जी की नजदीक की नजर गायब है, और मोदी जी को ठीक से सुनाई भी नहीं देता। ये प्रॉब्लम मोदी जी के साथ है, इसलिए महाराष्ट्र में लगातार हार हो रही है, उसकी गूंज मोदी जी को समझ में नहीं आ रही। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि नजदीक है महाराष्ट्र, वो दूर की तरफ ज्यादा देखते हैं, वो उनको नेपाल और रशिया और यूक्रेन दिखता है। क्या पार्टी का टूटना, एनसीपी का टूटना शरद पवार की हार है या इस हार में जीत है? एनसीपी का टूटना ये शरद पवार के लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि पहले एक आदमी, तीन लोग थे ये, कांग्रेस, एनसीपी और सेना सहानुभूति के लहर पे चढ़ के बोल रही थी। एक तरफ सेना की सहानुभूति, एक तरफ शरद पवार की सहानुभूति, और दूसरी तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का तड़का। ये डेडली कॉकटेल है जिसके आगे कोई पानी नहीं मांगेगा। मैं फिर कहता हूं बीजेपी आज भी सिंगल डिजिट पे होगी, सिंगल डिजिट। चलिए, अगर मैं तो चाहूंगा कि मोदी और शाह ना सुने, वरना पता नहीं क्या हाल होगा। जो जी हाँ, फाइनल कमेंट, यस प्लीज। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शरद पवार को मेरे ख्याल से उनकी फैमिली और पार्टी डिवाइड करके जो टाइगर है, वो टाइगर मेरे ख्याल से वो थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन टाइगर बूढ़ा भी हो, वो टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, अभी भी जिंदा है। अनुराग जी, लास्ट कमेंट। टाइगर जिंदा है। मुझे लगता है कि शरद पवार सड़क पे निकल पड़े हैं और वो बदलाव की राजनीति के अगुआ बन जाएंगे। टाइगर आप आए, और सूर्यवंशी जी आप आए, और अनुराग जी आप आए, और तीनों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि शरद पवार के अंदर वो जो संघर्ष की जो क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, या ठोकर खाने की रफ्तार तेज करना, ठोकर खाने के बाद वो रफ्तार और तेज कर लेते हैं, ये शरद पवार का एक कैरेक्टर है। और जिस तरह से 83 साल की उम्र में थोड़ा सा बीमार भी हैं, लेकिन हौसले उनके कम नहीं हो रहे। एक चीज की जरूरत थी शरद पवार को, और वो थी सहानुभूति। और ये जो सहानुभूति है, कहीं ना कहीं जो टाइगर कह रहे हैं, ये थोक के भाव में मिल गई है, क्योंकि पीठ में छुरा भोंका गया है, और मराठी अस्मिता कहीं ना कहीं जागृत हो रही है। बहरहाल
क्या होगा नतीजा ये बाद में पता लगेगा जब चुनाव होगा, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, या इस बीच विधानसभा भंग हो जाए तो विधानसभा का चुनाव में पता लगेगा कि असली ताकत क्या है। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो रोशनी आपने डाली और समय निकाला हमारे ऑडियंस के लिए, दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच।